स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग एक ऐसे संगीन समय का सामना कर रहे हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था के जो संचालक हैं यानी कि भारत सरकार, उनको लग रहा है कि या तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अस्थिर हो गई है खाड़ी युद्ध की वजह से, या उसके अस्थिर हो जाने का अंदेशा है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब बजट की पूरक मांगें संसद में रख रही थीं 13 तारीख को, तो उन्होंने 1 लाख करोड़ का एक स्टेबलाइजेशन फंड यानी अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक इतना विशाल फंड उन्होंने पारित कराया। इससे आमतौर पर जो अर्थव्यवस्था को देखने और समझने वाले लोग हैं, जो इन खबरों पर निगाह रखते हैं, उनके ऊपर छवि ये गई, उनकी समझ ये बनी कि एक तरह की आर्थिक इमरजेंसी हमारे देश में आ गई है खाड़ी युद्ध के कारण। मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि संविधान में आर्थिक इमरजेंसी का कोई प्रावधान नहीं है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने राजनीतिक इमरजेंसी की कल्पना तो की थी, उसका प्रावधान तो है। जब देश पे हमला वगैरह होता है तो उस वक्त भी इमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन कोई आर्थिक इमरजेंसी भी इस देश में कभी आएगी, ये तो कोविड के जमाने में भी नहीं हुआ था ऐसा। तो इस बार इस युद्ध की रोशनी में देखने पर लगता है कि सरकार ऐसा मानने लगी है कि देश एक आर्थिक आपात स्थिति में चला गया है या जाने वाला है। इसके लिए उसकी पेशबंदी करने के लिए, उसकी हेजिंग करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस असाधारण किस्म का उपाय जो सरकार ने किया है, उसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि इस युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पे आने वाले खतरे हैं, उसका कुछ-कुछ अंदाज तो हम लोग लगा ही सकते हैं और कुछ-कुछ वैसा कुछ घटित होना भी शुरू हो गया है। प्रोफेसर अरुण कुमार। धन्यवाद। असल में ये जो 1 लाख करोड़ रुपए की बात है, जैसे आपने कहा कि पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। कंटिजेंसी फंड होता है बजट में, जिससे आप जो पैसा निकाल सकते हैं, पर ये स्टेबलाइजेशन फंड जो बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ तो मैंने कभी पहले सुनी नहीं है और ऐसा कभी मैंने देखा भी नहीं कि ऐसा हुआ है। तो ये क्यों कर रहे हैं, इसको मुझे लगता है कि हमें उनसे ही पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर अगर हम उसका विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं कि ये स्टेबलाइजेशन फंड आप मतलब किसी भी चीज़ में खर्च कर दें, और अगर खर्च कर भी दें तो फिर उसका मतलब हेडिंग कौन सा होगा, कौन से हेड में वो खर्चा आएगा। वो आपका डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या आपके सब्सिडी में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कहीं तो कुछ आइडिया उनको देना चाहिए था कि ये क्या किस तरह से इस्तेमाल होगा। अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, बस स्टेबलाइजेशन फंड कह दिया। और ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि अभी कोई ऐसा जो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है जब से ये 28 तारीख से ये युद्ध शुरू हुआ है, तो सरकार का कोई ऐसा खास एक्सपेंडिचर अतिरिक्त हुआ हो जिसके वजह से उनको ये स्टेबलाइजेशन फंड की जरूरत पड़ी हो। और वैसे भी आप देखें तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो अभी उन्होंने पास कराई थी 13 तारीख को, वो करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए की कराई थी। तो जब 2-2.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च हो सकता है बजट के बाहर, तो 1 लाख करोड़ रुपया भी खर्च हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अभी ये तो इस साल का बजट, यानी कि आने वाले बजट से नहीं, ये तो इस साल जो मार्च 31 को पूरा होगा, यानी 13 तारीख को जब अनाउंस किया गया, तो उसके आगे आप समझिए 17 दिन और बचे इस साल में। तो इस 17 दिन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त लेके कहाँ पे खर्च होगा, क्या खर्च होगा, ये भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए कोई क्लैरिटी नहीं है। पर ये लगता है कि कोई एक पैनिक हो गया है, जैसे कि सरकार को ये खतरा लग रहा है कि शायद कहीं चीज़ें और गड़बड़ा जाएं, और क्योंकि गड़बड़ा जाएं तो इसलिए हमको पहले से तैयारी करनी है। पर पहले से क्या तैयारी करनी है उसका भी ब्यौरा होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पे हमें लग रहा है कि हमें परेशानी होने वाली है। क्या दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, या हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम होने वाला है, या हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होने वाला है। जैसे कि हम लोग बार बार कह चुके हैं कि जो युद्ध हुआ है उससे अनिश्चितता बढ़ी है। अनिश्चितता से हमारे इन्वेस्टमेंट, खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे दामों पे असर पड़ेगा, हमारा जो रुपया कमज़ोर पड़ेगा, उससे दोबारा इन्फ्लेशन और होगा। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जहाँ पे कि जो असर होएगा, हमारे गरीब लोगों के ऊपर असर पड़ेगा,
अगर प्रोडक्शन में कमी आती है क्योंकि एनर्जी में असर पड़ेगा, सल्फर के जो उत्पादन में असर पड़ेगा, एलपीजी के उत्पादन में असर पड़ेगा, और भी बाकी केमिकल्स हैं जैसे कि फर्टिलाइजर है या आपका जो टेक्सटाइल्स है, इन सब पे असर पड़ेगा, तो माना जा रहा है कि रोजगार पे भी असर पड़ेगा। तो क्या सरकार ये पैसा इस्तेमाल करेगी रोजगार और पैदा करने के लिए, जो कि अभी ये जो वीबीजी राम जी बिल लाए हैं, क्या उसको बढ़ाया जाएगा? तो क्या चीज किया जाएगा? ये सिर्फ स्टेबलाइजेशन फंड कह देने से मामला समझ में नहीं आता है। उनको कहना चाहिए था कि हम इस वजह से इतना 1 लाख करोड़ रुपए का बजट ले रहे हैं, क्या हम खाना मुफ्त में और देंगे, क्या हम रोजगार और देंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए ये एक बहुत ही एक तरह से अनसर्टेन सी चीज है। सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए आप ले लेते हैं पार्लियामेंट के अप्रूवल से, तो उसका होगा क्या, ये पता नहीं है। नहीं, तो ये जो थोड़ा बहुत समझ में आया है देखने से, तो उसमें ये है कि युद्ध की वजह से विभिन्न तरह की सप्लाईज में, विभिन्न तरह की आपूर्तियों में जो बाधा आएगी, उससे जो परिस्थिति बिगड़ेगी, यानी जो उसका मुकाबला करने के लिए ऐसा किया गया है। तो अब आपूर्ति में पहली बाधा तो यही आई है कि अभी आपके पास देखिए जो गैस है, खासतौर से खाना पकाने वाली गैस है, उसका अभाव चल रहा है। तो जो कमर्शियल सप्लाई है गैस की, वो बंद कर दी है उन्होंने, या बहुत सीमित कम कर कर दी है। दिए। उसकी राशनिंग बहुत तगड़ी कर दी है। उसकी वजह से रेस्तरां उद्योग जो है वो संकट में पड़ गया है। तो इस तरह की चीज है। दूसरे, तेल के दाम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, $100 पार कर चुके हैं अब, और कहाँ तक पहुंचे हैं बिल्कुल नया आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन $100 तो निश्चित रूप से वो पार कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे ही। अभी तुरंत कम होने का तो कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब वो बढ़ेंगे तो तेल भी महंगा करना पड़ेगा इन्हें यहाँ पर। तेल महंगा करेंगे तो उससे काफी समस्याएं पैदा होंगी और पूरी अर्थव्यवस्था पे ही उसका एक, जिसे कहते हैं, असर पड़ेगा। और उस असर को कैसे संभालेंगे, महंगाई का बम फूटेगा, ये सब साफ दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह से जो घबराहट है, उस घबराहट का असर स्टॉक मार्केट पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सभी लोग मान रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। तो ये सब चीजें हैं। क्या इस 1 लाख करोड़ रुपए के जरिए इन चीजों से मुकाबला करने में सरकार को सुविधा होगी? ऐसा कोई तरीका आपको दिखाई पड़ रहा है एक अर्थशास्त्री के तौर पर? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए था कि 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने कहा एलपीजी की शॉर्टेज, तो क्या एलपीजी और खरीदा जाएगा? एलपीजी तो वैसे ही आप खरीदेंगे। क्या आप एलपीजी को सब्सिडाइज करेंगे क्योंकि एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे? उसी तरह ₹60 तो पहले से बढ़ चुके हैं, हाँ, ₹60 पर क्विंटल तो बढ़ चुके हैं, अभी और भी बढ़ सकता है। नहीं, पर यह कि क्या जो ये स्टेबलाइजेशन फंड है उसका आप इस्तेमाल करेंगे उसको सब्सिडाइज करने के लिए, जिससे कि उसका जो कंज्यूमर पे असर ना पड़े, है ना? क्योंकि अगर आपको उपलब्ध हो रहा है एलपीजी कहीं से और ज्यादा दाम पे उपलब्ध हो रहा है तो फिर दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना? तो इसलिए क्या आप सब्सिडाइज करने के लिए तैयार हैं? दूसरा, पेट्रोल के दाम जो है वो अभी तो डीजल पेट्रोल के दाम तो वैसे ही हमने बढ़ा के रखे हुए हैं, क्योंकि हम एक्साइज ड्यूटी और ये सेल्स टैक्स और ये सब इस्तेमाल, तो क्या हम जब वो दाम बढ़ेंगे तो क्या हम अब एक्साइज ड्यूटी कम करने को तैयार हैं? क्या हम सेल्स टैक्स कम करने को तैयार हैं जिससे कि उनके दाम न बढ़ें? तो ये बताना पड़ेगा कि क्या चीज हम सब्सिडाइज करेंगे जिससे कि दाम न बढ़े, या क्या चीज हम करेंगे जिससे कि जो अनिश्चितता है उसको हम जो कम कर सकें, जिससे कि हमारा जो मार्केट में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो और ना गिरे। या कि जैसे आपने कहा स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में तो स्पेकुलेशन होता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसके लिए तो ये स्टेबलाइजेशन फंड काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जो स्टॉक मार्केट में तो वो पैसा डालेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने कहा जो आपने चीजें गिनाई उनमें से कौन सी चीज में आप क्या करने वाले हैं वो बताना चाहिए। सिर्फ स्टेबलाइजेशन फंड कह देने से वो बात पूरी नहीं होती है। क्या आप इस फंड को डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि वहां पे आपकी डिफेंस की तैयारी और हो जाए, या आपके नेवी शिप्स वहां पे ज्यादा और डिप्लॉय करने के लिए आपको पैसा चाहिए जिससे कि आप शिप्स को जो है एस्कॉर्ट कर सकें, या जो इंश्योरेंस है शिपिंग इंडस्ट्री का जो बढ़ गया है जिससे कि दाम बढ़ने की गुंजाइश है, क्या उसको आप सब्सिडाइज करने को तैयार हैं, या सरकार कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने को तैयार है? कौन सी चीज इस 1 लाख करोड़ जो स्टेबलाइजेशन फंड है उसमें कहाँ पे इस्तेमाल होगा? और खासकर जो ये 14 दिन है, जो मतलब 13 तारीख से 31 तारीख तक के जो 17 दिन जो
बाकी बचे थे, क्या उसमें आप खर्च करने वाले हैं? क्या उसमें आपको आशंका है कि कोई बहुत परेशानी है? या ये 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले समय के लिए है, वो सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, वो मतलब जो अगले साल भी इस्तेमाल होता रहेगा? तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि स्टेबलाइजेशन फंड किस लिए और किस प्रकार से इस्तेमाल होगा और कौन-कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल होगा। तो ये सिर्फ कह देना कि सप्लाई जो बॉटलनेक्स होंगे या सप्लाई जो में परेशानी आएगी, उसके लिए स्टेबलाइजेशन फंड, वो कोई अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे बजट में होता है कि जो भी पैसा खर्च होता है, वो तो एक बजट हेड के तहत खर्च होता है। वो आप मतलब कहते हैं कि हम शिक्षा में करेंगे, स्वास्थ्य में करेंगे, रोजगार में करेंगे, हम केमिकल्स में करेंगे, हम मेटल्स में करेंगे, हम आईटी सेक्टर में करेंगे, हम पावर सेक्टर में करेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कौन कौन सी चीजों के लिए आप ये स्टेबलाइजेशन फंड दे रहे हैं। सिर्फ स्टेबलाइजेशन फंड कह देने से तो वो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका खर्चा ज्यादा होगा तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगा। तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि और जगह कटौती हो जाएगी, जहां पे जो खर्चा पहले आपने जब प्रावधान रखा था उसको काट के यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे? तो अगर वहां पे आपने कटौती की तो उसका असर फिर रोजगार पे और बाकी चीजों पे असर पड़ेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है स्टेबलाइजेशन फंड के जो नाम पे जो किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से, कहाँ पे और कैसे होगा। तो मुझे लगता है सिर्फ ये तो एक पैनिक रिएक्शन, मुझे लगता है कि पैनिक रिएक्शन है कि ये परेशानी आने वाली है तो एक स्टेबलाइजेशन फंड हम बना लें। पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि खर्चा जब आपका होता है, जैसे कि आपने सही कहा कि पैंडेमिक के दौरान भी कोई ऐसा फंड नहीं था, लेकिन खर्चा बढ़ गया, हमारा फिस्कल डेफिसिट उसके चलते हुए बढ़ गया। तो क्या स्टेबलाइजेशन फंड में हम पैसा डालेंगे तो वो भी तो जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगा, जब तक कि आप और जगह कहीं कटौती नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि सरकार ये स्टेबलाइजेशन फंड के नाम पे करना क्या चाह रही है और क्या मैसेज देना चाह रही है। और जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे काफी ये चर्चा है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अनस्टेबल हो गई है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जरूरत पड़ रही है। और ये स्टेबलाइजेशन फंड अगर 1 लाख करोड़ का है तो हमारा बजट तो 50 लाख करोड़ से ऊपर है, यानी कि करीब 2% के करीब ये पड़ेगा। तो क्या ये 2% काफी होगा हमारी जो अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने के लिए? क्योंकि जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि इसका असर काफी व्यापक होगा, क्योंकि ये सिर्फ जो तेल कम आना या एलपीजी कम आना सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, ये केमिकल्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं। ये काफी सारी इंडस्ट्रीज को जो असर करेगा, जैसे सल्फर का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में इसी से होता है, जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है इससे होता है, और उसका इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में और माइनिंग वगैरह में भी होता है। तो यहाँ तक कि माइनिंग पे भी असर पड़ेगा, फर्टिलाइजर पे असर पड़ेगा, टेक्सटाइल पे असर पड़ेगा, सब तरह का असर होगा। तो इसलिए क्योंकि ये काफी व्यापक असर पड़ेगा, तो क्या स्ट्रेटजी है स्टेबलाइजेशन की, ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सरकार तो ज़्यादा बताने वाली सरकार नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है, हम लोगों ने बहुत सी सरकारें देखी हैं, आपने भी सारी सरकारें देखी होंगी। तो आम तौर पर सरकारें अपने इरादों के बारे में तरह-तरह से बताती हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो अपने इरादों के बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं समझती। कोई कदम उठाने से पहले उसके बारे में कोई विचार-विमर्श करना मुनासिब नहीं समझती। कुछ नहीं बताती किसी बारे में, चुप रहते हैं। और इस सरकार के और दूसरी संस्थाएँ हैं, वो उनका भी रवैया ऐसा ही हो गया है। चुनाव आयोग है, वो भी कुछ नहीं बताता कि वो क्या करना चाहता है। कोई कुछ नहीं बताता। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि सरकार के इरादे क्या हैं। हम लोग ऐसे ही विश्लेषण करते रहते हैं, कयास लगाते रहते हैं और पता नहीं सरकार ऐसा क्यों करती है। हालाँकि अगर वो बताए, जनता के सामने, हम लोगों के सामने सारी चीज़ें लाए, तो ज़्यादा अच्छा माहौल बनता है, सरकार के ऊपर भरोसा भी बढ़ता है। जी हाँ। लेकिन सरकार सरकार को इसमें विश्वास नहीं है। तो अब हम लोगों के सामने एक ही चारा रहता है कि हम कयास लगाएँ, जी हाँ। अनुमान लगाएँ। तो जो पैनिक है, पैनिक तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पे हम दोनों सहमत हैं। पैनिक तो निश्चित रूप से है और वो सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में वो पैनिक देखा जा सकता है, वो घबराहट देखी जा सकती है। हम सब लोग ही कहीं न कहीं अंदर युद्ध की वजह से कुछ न कुछ घबराए हुए हैं कि पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा और उसके बीच में हमारी क्या दुर्गति होगी, आर्थिक रूप से, और कोई भी कुछ भी घटित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये कयास लगाना चाहिए कि ये पैनिक का स्ट्रक्चर क्या है? ये जो पैनिक है, उस पैनिक की संरचना है क्या? कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स हैं जो इसकी वजह से ये पैनिक बना है मतलब? जी।
देखिए, पैनिक की वजह तो ये है कि अर्थव्यवस्था पे तो बुरा असर पड़ेगा ही। हुँ, इसमें तो दो राय है ही नहीं, ऑलरेडी असर पड़ रहा है। जैसे एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से आपका होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, घर पे खाना, होटल्स में ही नहीं हॉस्टल्स में भी खाना मुश्किल हो गया है। तरह तरह से परेशानी खाने पीने की तो बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से लोग फिर अब बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने खाना वाना बनाने के लिए, तो बिजली में परेशानी आने लगेगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे अगर आप स्विच करेंगे। फिर पर्यावरण में नुकसान आने लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गैस इस्तेमाल करते थे वो लकड़ी या कोयला इस्तेमाल करेंगे। तो हुँ, शहरों में लकड़ी और कोयला इस्तेमाल से जब प्रदूषण भी बढ़ेगा, तो ये भी है। फिर जैसे मैंने कहा कि दाम तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि दो तरफ से दाम बढ़ेंगे। एक तो एनर्जी के जब दाम बढ़ेंगे, तो सब चीज़ों के उत्पादन में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो वो दाम बढ़ेंगे। दूसरा, रुपया कमज़ोर होगा, तो उससे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो तेज़ हो जाएगा। जो भी चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हैं उनके दाम तेज़ हो जाएँगे। फिर उत्पादन पे असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलती हैं उनका उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन में असर पड़ेगा, तो उसका असर आपके जो रोज़गार पे असर पड़ेगा। तो यानी कि चौतरफा मार है। ये जो सिर्फ़ ये मान लें कि सिर्फ़ एनर्जी में ही परेशानी है, वो नहीं है, चौतरफा मार है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सब जगह लोग परेशान हैं, और ख़ासकर जब घरों में परेशानी होती है तो परेशानी फैल जाती है। घरों में जब खाने बनाने की परेशानी हो जाती है, तो उसका असर जो है मानसिकता पे पड़ता है, सब परिवार वालों के ऊपर। और इसीलिए मुझे लगता है सरकार चिंतित है कि ये सिचुएशन कंट्रोल में कैसे करे। पर ये सिर्फ स्टेबलाइजेशन फंड बना देने से कंट्रोल में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप क्या सब्सिडाइज करेंगे, आप कहाँ पे जो एलपीजी को जो है आप उपलब्ध कराएंगे, कहाँ आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं डीजल वगैरह, उसमें क्या आप एक्साइज ड्यूटी कट करेंगे, सेल्स टैक्स कट करेंगे, क्या उसकी वजह से जो टैक्स में कमी आएगी, इसके लिए स्टेबलाइजेशन फंड आप बना रहे हैं। पर स्टेबलाइजेशन फंड भी तो एक खर्चा ही है। तो खर्चे आप जब कर ही रहे हैं, तो वो आप जो यहाँ से कटौती करके तो और ज्यादा डेफिसिट भी फिर और बढ़ेगा। तो इसलिए ये कोई मतलब स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। सिर्फ ये एक सिग्नल दे रही है हम लोग को कि सरकार में चिंता काफी ज्यादा है, और इसलिए उन्होंने एक पैनिक रिएक्शन में ये स्टेबलाइजेशन फंड की बात कर दी है। तो जो आम आदमी का जो पैनिक है वो इससे और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और जिज्ञासा आती है इसी वक़्त कि जब से ईरान के सर्वोच्च नेता, नए सर्वोच्च नेता जिनके पिता की हत्या के बाद उनको बनाया गया, उन्होंने एक संदेश जारी किया और जी उन्होंने हाँ। कहा कि अगर हमारी 3 माँगें नहीं माँगी गई तो हम होर्मुज़ स्ट्रेट को, होर्मुज़ जल डमरू मध्य जो है, उसकी नाकेबंदी कर देंगे पूरी तरीके से। और उन्होंने तकरीबन नाकेबंदी कर भी दी है, जिसको वो चाहते हैं उसको गुज़रने दे रहे हैं। एक जी तरह हाँ। से तो राशनिंग सी कर दी है, जी कि वो हाँ। जिसको चाहेंगे गुज़रने देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं गुज़रने देंगे, उस पे मिसाइल मार देंगे या उसके ऊपर ड्रोन मार देंगे या उनकी जो समुद्र में माइनें बिछा रखी हैं उन्होंने स्ट्रेट में, वो माइनों से टकरा के वो फट जाएगा। तो ये बात जो है ना, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप को के लिए अनुकूल बैठ रही है बात, कि उनके लिए अनुकूल नहीं बैठ रही है बात? क्योंकि 2 तरह के इस पे डिफेंस एक्सपर्ट से मैंने काफ़ी बातचीत की, तो उसके 2 निकल के आए। उसका आर्थिक पहलू है, उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। पहली तरीका आया है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि भाई आप युद्ध को बंद करें या जल्दी से युद्ध को मतलब ऐसे मुकाम पे ले जाएँ जहाँ ये ठंडी हो क्योंकि सारा एनर्जी सप्लाई जो है वो वहाँ फँसी हुई है। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि होने दीजिए इसको, फँसने दीजिए। हम अमेरिका की तो बल्ले-बल्ले हो रही है। और तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ने से जो अमेरिका के पास तेल बेचने के लिए है, वो और ज़्यादा कीमत पे बिकेगा और रूस का तेल भी ज़्यादा महँगा बिक रहा है। रूस ने अभी जो डिस्काउंट वगैरह देता था, कंसेशन देता था, वो देने से उसने मना कर दिया है। जिसको चाहिए, चीन को चाहिए, भारत को चाहिए, जिसको तेल चाहिए हमारा, वो पहले से ज़्यादा महँगे दामों पे खरीदे। तो रूस के पास अपना तेल है, अमेरिका के पास अपना तेल है और बाकी गल्फ का जितना तेल है, वो सब फँसा हुआ है। जी हाँ। हाँ, तो वो उन लोगों को फ़ायदा मतलब लग रहा है उसके अंदर। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई लव वॉर। मैं तो युद्ध को पसंद कर रहा हूँ और मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ युद्ध से मतलब जो है, हैं? तो क्या ये है इसके पीछे कौन-सा विश्लेषण आपको ज़्यादा सही लगता है? मुझे लगता है कि इस समय वो काफ़ी फँस गए हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि उन्होंने अपील किया
यूरोप के अपने जो एलाइज हैं, नेटो के हैं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह, कि आप अपने युद्ध पोत भेजिए वहां पे, जिससे कि हम शिप्स को वहां से निकाल के ला सकें। और सबने मना कर दिया, उन्होंने कहा ये हमारा युद्ध नहीं है। तो इसलिए वो एक तरह से आइसोलेट हो रहे हैं। जो उनके एलाइज हैं उनमें भी वो आइसोलेट हो गए हैं। जैसे कि ग्रीन लैंड के टेक ओवर के वो जब कह रहे थे, तो नेटो ने उसको अपोज किया, तो जब वहां से एक एक डिसेंशन जो कहते हैं, जो एलाइज के बीच में, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा मानना है कि उनको काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक उनका एक आइडिया था कि हम सब मिलके यूक्रेन में युद्ध जो हो रहा है, तो रूस को हम पराजित कर देंगे, चीन को हम कन्फ्रंट कर लेंगे, वो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल करती दिख रही है। और जो उनके एलाइज हैं उनको भी लग रहा है कि जो ट्रम्प जो अपनी स्ट्रैटेजी कुछ बिना बनाए उन्होंने ये युद्ध शुरू कर दिया इजराइल के दबाव में। और ये बात काफी आगे चली है कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, ये इजराइल का युद्ध है, और अमेरिका को इजराइल ने फंसा लिया है वहां पे। तो स्ट्रैटेजी भी नहीं दिख रही कि भाई आप कब इसको युद्ध को बंद करेंगे, और अगर आप बंद करें बिना जे जीत के, तो वो भी आपके लिए गड़बड़ है। तो इसलिए वो तो कोई क्लेम करेंगे कि हमने ये कर दिया और अब हम जो ये युद्ध को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। पर इजराइल उसके लिए शायद तैयार नहीं होगा। इजराइल अमेरिका के काफी जो हावी रहता है अमेरिका की नीति के ऊपर। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी ट्रम्प साहब बहुत ही कंफ्यूज हैं। और आज ही उनके जो काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं, जो टॉप एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा ईरान के ऊपर हमला करने की कोई वजह नहीं थी। यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो उनके पास जो काउंटर टेररिज्म के जो एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ईरान तो आपके साथ नेगोशिएट कर रहा था, ईरान तो जो तैयार था जो आपकी शर्तें मानने के लिए, और फिर भी आपने हमला कर दिया। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा धक्का है उनके लिए। तो दो बड़े धक्के ट्रम्प साहब को लगे हैं पिछले 2 दिनों में। एक तो जो काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट ने का रेजिग्नेशन, और जो उनके एलाइज ने मना कर दिया कि हम अपने जहाज वहां नहीं भेजेंगे, हमारा ये युद्ध नहीं है। तो यानी कि उनके पास ऊपर दबाव है उनके एलाइज से भी कि आप ये युद्ध को बंद करिए, नहीं तो सारे जो विश्व में परेशानी बढ़ती चली जाएगी। अभी तो तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है और ऑलरेडी काफी परेशानी जैसे सब चारों तरफ हो रही है। अगर ये हफ्ते 10 दिन और चला, और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट जो बंद हो गया काफी दिनों के लिए, अगर वहां पे माइनिंग हो गई और माइंस ने कुछ शिप्स को उड़ा दिया, तो फिर तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लियर करने में भी काफी समय लगेगा। अभी तो शिप्स वहां से गुजर रहे हैं, कोई शिप वहां पे डूबा नहीं है हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर। अगर वहां पे शिप डूब गए, क्योंकि माइन का तो ये होता है कि वो माइन तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं है। माइन तो अपने आप ही जब शिप पास करेगा तो उसको अटैक कर देगी माइन। वो तो मैग्नेटिक उससे जो चलती है, तो वो जो अटैक कर देगी, और शिप वहां डूब गया तो वहां पे तो आग भी लग जाएगी, और वहां पे जो जो उसकी डेप्थ है वो काफी कम हो जाएगी। तो जो बड़े जहाज है वो जा भी नहीं पाएंगे वहां से। फिर जो एस्कॉर्ट करने की बात है, उसके लिए भी कोई एग्री नहीं कर रहा कि जो बाकी जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट कर लिया जाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तो जरूर फायदा है, क्योंकि उनके ऑर्डर जबरदस्त हैं। पहले पहले दिन से करीब $2 बिलियन का जो जखीरा इस्तेमाल हो रहा है रोज। तो यानी कि अगर आपका युद्ध चलता है 20-25 दिन, तो यानी कि जो $50 बिलियन का खर्चा आपका हो जाएगा। उतने ऑर्डर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और मिल जाएंगे, यूक्रेन से भी मिले हैं। पर उसके अलावा बाकी उनकी इंडस्ट्री को कहाँ फायदा हो रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा। उनका ऑयल जरूर, वो ऑयल बेचते हैं तो उसमें जरूर फायदा होगा, पर बाकी तो अर्थव्यवस्था में नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आपके दाम बढ़ेंगे तरह तरह के। वहां पे ऑलरेडी जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके दाम 30-40% तो बढ़ ही चुके हैं। हालांकि वो खुद उत्पादन करते हैं, पर जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहां पे पब्लिक नाराज है कि जो आपने युद्ध शुरू कर दिया जिसमें कि अमेरिका का कुछ नहीं है, और फिर जो उसके वजह से हमको जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रम्प को इससे बहुत फायदा होने वाला है ये युद्ध के परसिस्ट करने से। उनको तो कोशिश करके जल्दी युद्ध खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि दुनिया की परेशानी खत्म हो जाए और उनकी खुद की और अमेरिका की परेशानी खत्म हो जाए। जो उनके जो अलायंसेस ब्रेक हो रहे हैं वो अलायंसेस दोबारा रिस्टोर किए जाएं, जिससे कि वो अपना जो दुनिया पे जो उनका एक वर्चस्व रहता है उसको कायम रखें। तो मुझे लगता है कि ये कोई उनको फायदा ऐसा लग नहीं रहा, मुझे कोई फायदा हो रहा है इसमें। नहीं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे देखें, जापान है। हाँ, तो जापान के जो जहाज हैं, तेल से या गैस से लदे हुए जहाज हैं, वो सबसे ज्यादा या काफी बड़ी संख्या में वहां फंसे हुए हैं।
जी हाँ। जापान ने भी मना कर दिया उनसे कि हम लोग अपने नौसैनिक जहाज़ों को नहीं भेजेंगे। जी हाँ। हम इसमें नहीं फँसेंगे इस चक्कर में, और हमारी संसद में हमारा जो कानून है, वो भी हमें इस युद्ध में शामिल होने की इजाज़त नहीं देता। ये जापान जी ने हाँ। भी साफ़ तौर पे कह दिया है। सभी आपने सही कहा, दूसरे देशों ने भी कह दिया है, लेकिन कुछ ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं, अभी तुरंत हम नहीं यहाँ कर सकते। मगर सब कतराए हैं, कतरा रहे हैं बिल्कुल। जी उससे। हाँ। लेकिन जापान के ऊपर भी तो प्रेशर बन रहा होगा भई, जो जो दबाव बिल्कुल। है, जापान की भी तो एनर्जी सप्लाई रुकी पड़ी हुई है, दूसरे जी हाँ। देशों की रुकी पड़ी हुई है। जापान के ऊपर भी दबाव पड़ रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि इस दबाव के कारण फिर जापान या दूसरे देश भी ये मान जाएँ कि भई हम शिप भेजें, ताकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो एनर्जी से भरे हुए जहाज हैं, उन जहाज़ों को उन युद्ध पोतों की सुरक्षा में, ताकि वो माइनिंग साफ़ करते हुए और गारंटी लेते हुए कि मिसाइलें बीच में इंटरसेप्ट कर ली जाएँगी, ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए जाएँगे, उनको स्ट्रेट के बाहर, जलडमरू मध्य के बाहर तक पहुँचाएँ। हुँ। इस प्रकार से ट्रंप दबाव भी डाल सकते हैं अपने सहयोगी नाटो सहयोगियों पर। नहीं, पर ये है ना कि देखिए क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे, जापान है या नेटो के जो एलाइज है ना, क्योंकि उनको सबको लगता है कि यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा है। जो ईरान ने अपनी कैपेसिटी दिखाई, जब जो ट्रम्प बार बार कह रहे हैं, नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ना तो उनकी नेवी बची है ना उनका एयरफोर्स बचा है, और इसलिए मतलब उनके स्काईज पे तो पूरा कंट्रोल है अमेरिका का और इसराइल का, और फिर भी वो अपनी मिसाइल्स दाग रहे हैं, वो अपने जो ड्रोन्स दाग रहे हैं, वो एयरपोर्ट्स को अटैक कर रहे हैं, वो ऑयल फील्ड्स को अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए शिप को भी अटैक कर लेंगे। अगर मतलब जो इतनी कैपेसिटी होती अमेरिकन जो फिफ्थ फ्लीट वहां पे है कि वो सारे जो मिसाइल्स को और ड्रोन्स को जो प्रिवेंट करती जब वहां पे अटैक करने से, तो वो तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए शिप्स को भी जरूरी नहीं कि जो आपके युद्ध पोत जो जब उनको जो लेके चलेंगे तो क्या उनको पूरी तरह से बचा पाएंगे, क्योंकि ईरान ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना के किया, उन्होंने बार बार कहा है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकते हैं। तो ये खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर वो बंद हुआ तो बहुत लंबे समय के लिए बंद हो जाएगा, जबकि अगर युद्ध अभी शांत हो जाता है तो तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। तो इसलिए अगर स्ट्रैटेजी किसी को चुननी है तो ये चुनना है कि भाई युद्ध खत्म हो जाए और वहां से शिपिंग दोबारा चालू हो जाए और जो एग्रीमेंट हो जाए। अगर ये युद्ध के जरिए होना है तो वो तो बहुत ही एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है, जिसमें खतरा है कि फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत लंबे समय के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि उसको फिर ठीक ठाक करना काफी मुश्किल पड़ सकता है। तो इसलिए युद्ध बंद होना ही एक स्ट्रैटेजी है जो दुनिया के लिए सही है, अमेरिका के लिए भी सही है। इसराइल सिर्फ उसमें अमेरिका को फंसाए हुए है, तो इसराइल को ये मनाना पड़ेगा अमेरिका को और बाकी जो उसके एलाइज हैं कि भाई आप ये स्ट्रैटेजी छोड़ दो। ये जो आप चाहते हो कि ईरान में रिजीम चेंज तुरंत हो जाए, वो तुरंत होगी या नहीं होगी, उसके लिए सिपाही हमें उतारने पड़ेंगे वहां पे, और सिपाही उतरे तो फिर कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है। इराक में भी अमेरिका ने अपने जब सिपाही उतारे या अफगानिस्तान में अपने सिपाही उतारे तो काफी उसको मुंह की खानी पड़ी और अल्टीमेटली सोल्यूशन नहीं निकला। तो इसलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो भी एक बहुत ही जोखिम भरा काम है। तो इसलिए सिर्फ ये कि युद्ध जल्दी से खत्म हो वही सबके लिए सही है। आपका आपकी भविष्यवाणी क्या है कि ये युद्ध जो है वो, जैसे मैंने पहले एक बहुत ही बचकाने किस्म की भविष्यवाणी की थी, जो मैंने कह भी दिया था कि मेरी भविष्यवाणी तो बचकाने किस्म की होगी, मैं तो कुछ इस मामले में जानता नहीं हूँ। मेरा मानना था कि 20 मार्च तक जो है युद्ध धीरे-धीरे करके सब लोगों की समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध करना उचित नहीं है। इससे सबको चौतरफा नुकसान है, तो 20 मार्च के बाद से युद्ध खत्म होने की कोशिशें जो हैं परवान चढ़ने लगेंगी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपका क्या अनुमान है, ये कब तक, अप्रैल में भी जा सकता है, मई में भी जा सकता है युद्ध ये? देखिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नहीं, अ, प्रेडिक्ट नहीं मैं करता हूँ। एक 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 जो एक अनुमान क्या है, मतलब अनुमान, प्रेडिक्शन छोड़ दीजिए। अन, सारे अनुमान अनुमान गलत हो तो सकते हैं। अनुमान तो एक्चुअली क्या है ना, ये तो सारी स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं। इनमें जो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं वही अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि ईरान तो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिलियंस है उसमें जबरदस्त, और इसराइल है वो जबरदस्त हमला भी किए जा रहा है, रोज तेहरान पे और बाकी और शहरों पे हमला करे जा रहा है। अमेरिका ने भी 2000 वहां पे सैनिक अतिरिक्त भेजे हैं। तो ऐसा ये तो लग रहा है कि भाई दोनों साइड में तनी हुई है।
अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि वो कहे कि जी हम हार गए इसलिए हम वहां से छोड़ के जा रहे हैं। वो तो कुछ दिखाना चाहेगा कि हमने ये कर दिया। आज उन्होंने जो सेकंड इन कमांड लसरनजानी जो उनके हैं, उनको भी उन्होंने न्यूज़ दिया कि अब उनको भी किल कर दिया है। तो वो तो वहाँ की लीडरशिप को किल करे जा रहे हैं। उससे तो वहाँ पे लीडरशिप और ज़्यादा हार्डकोर हो जाएगी। और जो उनके जो गार्ड्स हैं, जो ईरानियन जो गार्ड्स सेपरेट है मिलिट्री से, वो भी काफ़ी पावरफुल हैं। वो भी चाहेंगे कि ये इससे मुँह की ना खानी पड़े उनको। तो इसलिए मेरा मानना है कि दोनों तरफ से इस समय तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि समझौता बहुत पास है। पर अगर ये बात जो एलाइज वगैरह समझाते हैं अमेरिका को कि भाई जल्दी खत्म करो नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अमेरिका में पब्लिक उठ उठ खड़ी होती है, ज्यादा प्रोटेस्ट करती है। अब उनके जो काउंटर टेररिज्म के जो टॉप लीडर हैं उन्होंने जब रिजाइन कर दिया तो इसका भी प्रेशर और बढ़ेगा वहां पे। और वहां के जो कांग्रेस में और सेनेट में भी प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा। तो इसलिए ये प्रेशर कितना बिल्ड होता है ये देखना पड़ेगा, तभी हम कुछ कह पाएंगे कि कब तक चलेगा। आपकी बात 20 मार्च की मुझे अच्छी लगी, क्योंकि 20 मार्च अब आने ही वाला है। और अगर ये खत्म हो जाता है तो सारी दुनिया के लिए बहुत राहत होगी। तो इसलिए आपने जो कहा वो एक तरह से हमको टारगेट करना चाहिए कि 20 मार्च या उसके आसपास चीजें बदलने लगें और चीजें फिर से मतलब नॉर्मल होने लगें, ये युद्ध खत्म हो जाए। वही सारी दुनिया के लिए सही है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हम लोगों ने संभावनाओं पर भी चर्चा की, अंदेशों के ऊपर भी चर्चा की और भारत में जो घबराहट का माहौल है और जिससे प्रभावित होकर सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए निकाल के रख लिए हैं, पता नहीं वो किस में खर्च करेगी, पता नहीं उसकी क्या योजना है। चलिए देखते हैं 1 लाख करोड़ का क्या हश्र होता है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो संकट हैं, क्या उस संकट से उनका ज़रा भी निवारण हो सकता है। हम लोग इस घटनाक्रम पे अपनी नज़र रखेंगे और फिर इस बारे में मुझे लगता है कि एक बार से ज़्यादा हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्ते।